अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग नंबर 23 के साथ फैसल यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आप अपने तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहान 9th-10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और ट्राई करें कि डेली 1 से 2 घंटे आप ज़रूर ऑनलाइन क्लासेस लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कास्ट बगैर किसी चार्जेस के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम क्लासेस की तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब हैं। तो आप देर ना करें और आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और अपने अच्छे मुस्तकबिल बनाएं। हम रिकॉर्डिंग नंबर आज 23 से स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 हम स्टडी कर रहे थे, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। लास्ट में हमने सबसे पहले जो मैटर की स्टेट थी, गैसियस स्टेट, उसको हमने डिस्कस किया था कि वो गैसियस स्टेट है क्या। उसके बारे में हमने उसकी प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि ये प्रेशर किस तरह एग्जर्ट होता है वॉल्स की कंटेनर पर। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है गैसेस से रिलेटेड जो लॉज है, जो साइंटिस्ट ने जो लॉज डिस्कवर किए थे, जो लॉज बनाए गए गैसेस के हवाले से, तो वो आज हम ट्राई करेंगे स्टडी करके। तो सबसे पहले जो लॉ था वो था लॉज रिलेटेड टू गैसेस में बॉयल्स लॉ। सबसे पहले जो लॉ था बॉयल्स लॉ इन 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल, एक साइंटिस्ट का नाम था, स्टडीड द रिलेशनशिप। उसने रिलेशनशिप को स्टडी किया बिटवीन, किसके दरमियान, रिलेशनशिप दो के दरमियान होता है ना, बिटवीन द वॉल्यूम, उसने वॉल्यूम एंड प्रेशर के दरमियान जो गैस का जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसने स्टडी किया। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसने डिस्कस स्टडी किया कि प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैसेस में क्या फर्क है, क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है। तो इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम के दरमियान एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसने क्या लिया था, कांस्टेंट। उसने तब्दीली नहीं की थी, वो कांस्टेंट लिया था। ही ऑब्जर्व्ड, अब उसने क्या मुशाहिदा किया, ही ऑब्जर्व्ड दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब उसने क्या मुशाहिदा किया, उसने कहा कि जो वॉल्यूम ऑफ अ मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है टू इट्स प्रेशर, प्रेशर से। हमने मैथ में भी दो तरह के वो प्रोपोर्शन पढ़े थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स। डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज करे तो दूसरी चीज भी इंक्रीज करे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज इंक्रीज कर रही हो, जैसे एक चीज इंक्रीज कर रही हो तो दूसरी चीज क्या करे, डिक्रीज करे। तो उसने ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। यानी जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। यानी फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा हो तो प्रेशर कम होगा। तो ये इसने स्टडी किया था। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर उसने क्या किया, कांस्टेंट रखा, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान उसने मुशाहिदा किया। उसने कहा कि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी आपके जहन में आएगा, आपके जहन में बात आ जाएगी कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ऐसे ही है ना, डायरेक्ट में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा
तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये उसका यही बॉयल्स लॉ। ठीक है, समझ आ गई। बॉयल्स लॉ में क्या था, उसने वॉल्यूम और प्रेशर को स्टडी किया था और कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रेशर के। और जबकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या रखा था, उसमें कांस्टेंट रखा था। कांस्टेंट मतलब वो उसमें कोई तब्दीली नहीं की, इसलिए उसका हमने रिलेशन भी नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ इसको कांस्टेंट रखा है। तो ये आपकी एक निशानी है बॉयल्स लॉ को याद करने की, कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या हुआ था, कांस्टेंट हुआ था। तो बाकी दो चीजों के दरमियान हमने रिलेशन पढ़ा था, वो दो चीजें क्या थी, प्रेशर और वॉल्यूम। अब वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। वही बात हमने जो की है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीज कब होगा, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, एंड वॉइस वर्सा। और यानी इसके उलट भी यही होगा कि अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज, देखो इनवर्सली का साइन हम इस तरह लिखते हैं ना, कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, 1 ओवर प्रेशर है। अगर डायरेक्ट होता तो हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये डायरेक्ट के लिए रिलेशन होता है, याद है ना मैथ का। और इनवर्स के लिए ये वाला होता है। ये हमने इनवर्स का देखना है, डायरेक्ट का नहीं देखना। तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब ये प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वॉल्यूम प्रेशर के। अगर हम इसके साइन को खत्म करें तो इसकी जगह हम लिख दें इज V इज इक्वल टू, ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब खत्म किया तो इसकी जगह में लिख दिया V इज इक्वल टू K 1/P। ऐसे ही आएगा ना, बिल्कुल 1/P। यानी आप कहोगे सर ये इज इक्वल टू और K कहाँ से आया, तो बच्चों जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, अब ये साइन है ना, इसको मैंने तब्दील किया है। जब इसको मैंने इसको तब्दील किया है तो इसकी जगह मैंने लिख दिया इज इक्वल टू K। अब ये वैल्यू आ गई है। अब मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू K/P, क्योंकि 1 की वैल्यू से वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो K ही आएगा, K × 1 K होता है। तो ये वैल्यू इस तरह आ गई, V इज इक्वल टू K/P। या फिर ये वाला P अगर मैं इधर ले जाऊं, आ रही है ना समझ, तो ये क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू K कांस्टेंट, या ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू K। PV इज इक्वल टू K, और K क्या है, कांस्टेंट है। K क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो ये इसकी वैल्यूज, ये इसका हो गया। दोबारा देखो, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर के, यानी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये वाला जो साइन हमने चेंज किया है प्रोपोर्शनैलिटी का, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, इज इक्वल टू K, इज इक्वल टू K। K क्या है हमारा, कांस्टेंट है। K क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो ये इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी आ गई, P इज इक्वल टू K/P। अब ये वाला P अगर मैं इधर ले जाऊं तो P भी बन जाएगा। आप कहेंगे इससे P भी बन जाएगा, हमने कर सकते हैं ना, मैथ में हमने पढ़ा है P डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी PV इज इक्वल टू K। अब क्लियर होगी, PV इज इक्वल टू K। अब ये वाला जो K किसके बराबर है, ये है हमारा कांस्टेंट के बराबर। ये हमारी अभी तक वैल्यूज इस तरह है। तो जब भी ये वैल्यू आपके जहन में आए आपको पता लग जाएगा कि ये कौन सा है, बॉयल्स लॉ। प्रेशर वॉल्यूम का क्या है, रिलेशनशिप है, जो किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर। K हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये देखो K इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी Vp किसके बराबर है, K विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम इसको आगे देखते हैं कि देखो बॉयल्स लॉ होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2। यानी मैं अगर इसको ऐसे करूं, अब ये इसने आगे डिटेल दी है जो कि आपकी बुक में भी मिल जाएगी। वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ K इज सेम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गिवन गैस। अगर गैस सेम होगी तो K की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। K मतलब कांस्टेंट होता है।
Therefore, Boyle's law can be stated as the product of pressure and volume of a fixed mass of gas is constant at a constant temperature. एक और डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि Boyle's law stated as the product of pressure, ये product of pressure and volume of a fixed mass of gas is constant. Constant मतलब is equal to K at constant temperature. अगर वो कहे कि if P1 V1 यानी प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू K हो, फिर वो कहे कि प्रेशर 2 वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू K हो, यानी P1 क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रेशर जो स्टार्ट वाला प्रेशर है, P2 हमारा आखिरी फाइनल प्रेशर, V इनिशियल वॉल्यूम के पहला जो इनिशियल वॉल्यूम, और फाइनल वॉल्यूम है V2। अगर ये इस तरह की कंडीशन दे दी जाए, यानी आपको इनिशियल प्रेशर भी दे दे तो वो P1 हो जाएगा, पहला प्रेशर निशान के तौर पर हमने P1 लिख दिया, फिर वो कहते हैं कि फाइनल प्रेशर ये है तो वो P2 भी हो जाएगा, फिर वो कहे कि इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है तो वो इनिशियल वॉल्यूम V1 हो जाएगा और फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो ना कि P1 is equal to P2 और V2 जो कि किसके बराबर है, इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर, इज इक्वल टू K या कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये इसकी फाइनल इक्वेशन है जो कि आपने पेपर्स में भी न्यूमेरिकल में भी ये सॉल्व करनी, यानी आपको दो प्रेशर दिए गए हो या दो वॉल्यूम दिए गए हो तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। यानी आपको कहे कि भाई इनिशियल प्रेशर, इनिशियल इब्तिदाई प्रेशर होता है ना, P1 ये है और फाइनल प्रेशर ये है और इनिशियल वॉल्यूम उसमें का ये है, तो बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या है। तो हम इस इक्वेशन से कोई भी प्रेशर भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। V2 इधर रहने देंगे और P2 उधर डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन ये इसकी फाइनल फॉर्म, बॉयल्स लॉ की फाइनल फॉर्म आपको बता दी, ये इसकी फाइनल फॉर्म। फाइनल फॉर्म क्या आ जाएगी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये बॉयल्स लॉ है, ये हमने इसको डिटेल में पढ़ा है कि बॉयल्स लॉ होता क्या है। अब हम इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, कि बॉयल्स लॉ तो बता दिया, अब उसका कोई ना कोई तजर्बा हुआ होगा तो इसकी कोई वैल्यू निकली है ना, तो उसकी एक्सपेरिमेंट क्या किया है, उसने कहा द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं तजर्बा करके। पर फॉलोइंग सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, हमने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए। let us take some mass of a gas, कोई भी गैस का जो गैस का मैस ले लें, इन अ सिलेंडर में वो गैस भर दें। हैविंग अ मूवेबल पिस्टन, पिस्टन कहते हैं वो जो हम जो मूव कर सकते हैं सिलेंडर की तरफ, अंदर की तरफ डाल सकते हैं, सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगा होता है जिससे हम क्या कहते हैं उस वॉल्यूम कम कर सकते हैं सिलेंडर में, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ। Having a movable piston and observe the effect of increase in pressure on its volume, यानी गैस है सिलेंडर में भरी हुई, उसके ऊपर हमने एक पिस्टन रख दिया, अब हम उसका क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे और फिर देखेंगे क्या इसके वॉल्यूम में कमी आ रही है, ज्यादती आ रही है या सेम आ रही है, तो ये फर्क हमने देखना है। The phenomena is represented in figure 5.5, ये आगे हम देखेंगे। When the pressure of 2 atmospheric, जब प्रेशर कितना था 2 एटमॉस्फेयर, ATM जो प्रेशर हमने पढ़ा था ना ATM, is applied the volume of gas read as 1 decimeter cube, यानी जब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, प्रेशर कितना था 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वॉल्यूम कितना था सिलेंडर का 1 डेसीमीटर क्यूब। अब आई समझ, अब आगे चलते हैं, आगे क्या किया उसने। When pressure is increased to equivalent 4 atmospheric pressure, अब हमने प्रेशर कितना कर दिया 4, प्रेशर कितना कर दिया 4,
जाहिर सी बात है सिलेंडर पे प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा? आप कहोगे सर वाकई कम होगा, प्रेशर हम बढ़ाए जा रहे हैं तो वॉल्यूम उसका कम नहीं होगा। तो अब उसका वॉल्यूम हो गया 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अब हमने कहा कि व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज 6 टाइम, अब हमने प्रेशर 6 टाइम गुना और बढ़ा दिया, अब प्रेशर हो गया 6, तो उसका वॉल्यूम अब हो जाएगा 0.3। तो यहाँ पहले कितना वॉल्यूम था? 1, फिर 0.5 हुआ, अब हो गया 0.33। 0.33। Similarly, when pressure is increased up to 8 atmosphere, तो उसका वॉल्यूम, अब मैं 8 प्रेशर कर दिया तो उसका वॉल्यूम और कम हो जाएगा। तो ये 4 तजर्बा यानी 4 एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उससे उसने, अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकालता है। ये डायग्राम ये देखो, अब गौर से देखो, ये गैस के मॉलिक्यूल है इसके अंदर, ये सिलेंडर है, ये गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद है जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं। हमें पता है ना गैस के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। अब उसने प्रेशर कर दिया 2 एटमॉस्फेयर, तो अब ये वॉल्यूम जो यहाँ से वॉल्यूम गिनेंगे यहाँ तक, जहाँ तक गैस के मॉलिक्यूल है, ऐसे ही है ना। हमने वॉल्यूम इधर से काउंट करना है ना, जहां पर गैस के मॉलिक्यूल है यहाँ तक। तो कहता है अगर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसके ऊपर डालता हूँ, प्रेशर कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक, तो उसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब देखो, अब 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है पिस्टन, मूवेबल पिस्टन का मतलब है हम सिलेंडर के अंदर तक इसको डाल सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं। अब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाला था तो ये इतना आ गया, तो वॉल्यूम कितना था? 1 डेसी। अब जब देखो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है ना, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो जब अब उस पर वजन बढ़ेगा तो मूव जो पिस्टन होगा उसके ऊपर आप प्रेशर डालेंगे, वजन बढ़ेगा तो वो नीचे की तरफ नहीं होगा, ऐसे ही होता है ना, नीचे की तरफ होगा। तो देखो अब ये गैस के मॉलिक्यूल इतने पड़े, तो अब उसके वॉल्यूम कितना हो गया? 0.5 डेसीमीटर। अब यहाँ से काउंट करेंगे वॉल्यूम, ये वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो गैस के मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, जहां पर गैस के मॉलिक्यूल होंगे वही वॉल्यूम काउंट होगा। अब प्रेशर 4 है, अब उसने कहा है, ये मैं लाइन लगा दी, ये पिस्टन इतना, अब उसने कहा 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल दिया। अब देखो पिस्टन और नीचे जा रहा है, समझ आ रही ना, यानी जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है वजन उतना बढ़ता जा रहा है। ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर मैं जितना प्रेशर डालता जा रहा हूँ ये उतना नीचे जाता जा रहा है। जब इतना नीचे जाता जा रहा है सिलेंडर का जो गैस का वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। अब देखो इसका वॉल्यूम हो गया 0.33 डेसीमीटर की। आपको ने नोट किया होगा पहले वॉल्यूम 1 था ज्यादा, फिर कम हो गया 0.5 हो गया, फिर हो गया 0.3। अब उसने कहा मैं 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहा हूं। अब देखो गैस के मॉलिक्यूल्स कितने नीचे आ गए, कितना वॉल्यूम कम हो गया। पहले ये पूरे सिलेंडर में थे, अब ये इनका वॉल्यूम कितना हो गया? बहुत कम, 0.5 है। तो ये इसने एक तजर्बा किया था, फिर उसने कहा था कि व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट इज कांस्टेंट टू द एटम दैट इट प्रूव्स दैट बॉयल्स। अब बॉयल्स लॉ ने कहा था कि प्रेशर वॉल्यूम का आपस में रिलेशन है, लेकिन ये किसके बराबर होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। देखते हैं क्या ये इसकी बात गलत है या सही। उसने क्या कहा था? प्रेशर वॉल्यूम तो इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेकिन ओवरऑल जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो हम देखते हैं क्या ये बात सही है। अब पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, मैं इस वाले पहले की बात करूँ। पहले वाले में प्रेशर P1 आ जाएगा और वॉल्यूम 1, क्योंकि उसके आगे कोई प्रेशर नहीं दिया हुआ। P1 V1, P1 कितना दिया हुआ प्रेशर? 2 एटमॉस्फेयर, ये 2 लिख दिया हमने। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1 डेसीमीटर क्यूब, तो ये 1। अब 2 एकम 2 कितने हो गए? 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। अब P1 V1 किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर। तो कांस्टेंट की वैल्यू समझो फॉर एग्जांपल आ गई है 2 एटमॉस्फेयर। ऐसी बात है। अब नया दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसमें प्रेशर कितना था? P2 V2।
P2 मैंने यूं लिखा है कि दूसरे के लिए, क्योंकि दूसरा तजर्बा कर रहे हैं तो दूसरे के लिए P2 लिख दिया, प्रेशर P2। V2 ये V2, प्रेशर कितना था उसका, प्रेशर था 4 और वॉल्यूम कितना था 0.5। अगर मैं 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब मैं तीसरे वाले सिलेंडर पे जाता हूँ। तीसरे वाले सिलेंडर पे प्रेशर है P3, यानी तीसरा इसके निशानी के तौर पे हमने 3 लिख दिया। ये वॉल्यूम भी क्या लिख देंगे 3, क्योंकि तीसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये पहले दूसरा हो गया, अब ये तीसरा। अब P3V3, प्रेशर 3 कितना है, अब हो गया 6 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम 3 कितना है 0.33। अगर मैं 0.33 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। अब आते हैं चौथे एक्सपेरिमेंट पे। चौथे एक्सपेरिमेंट पे प्रेशर 4, P4 कितना हो गया 8 एटमॉस्फेयर। आप कहेंगे सर 8, और वॉल्यूम V4 क्या हो गया 0। V4 का मतलब है चौथा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, चौथे का वॉल्यूम, तो इसलिए हमने V4 लिखा हुआ था कि इनमें डिफरेंस है। अगर 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 एटमॉस्फेयर। अब आप एक बात नोट करें, प्रेशर भी इनमें चेंज आ रहा है, हर एक्सपेरिमेंट में प्रेशर बदल रहा है, किसी में 2 है 4 6। वॉल्यूम भी इन चारों में चेंज आ रहा है कि किसी में 1 था, किसी में 0.5 था, किसी में 0. लेकिन एक बात आपने नोट की है कि कांस्टेंट की वैल्यू चारों एक्सपेरिमेंट में 2 2 ही आई है। समझ आई कि कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रही है, इन सब की वैल्यू क्या है कांस्टेंट रही है, जो कि थी 2 2 2। यानी ये इसका मतलब है ये वाला जो रूल जो हमने पढ़ा था, पीवी की वैल्यू प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमारा प्रूव हो गया। इसलिए हम ये कहते हैं बॉयल्स लॉ यहाँ पर सही प्रूव हो गया। नाउ क्लियर हो गई चीजें। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम देखें। एग्जांपल्स में अगर आते हैं, वो कहता है गैस, एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। अब पहला वॉल्यूम दिया हुआ है तो V1 आ जाएगा, ऐसे ही है ना, बिल्कुल। हैज अ प्रेशर ऑफ 650 mm ऑफ Hg। अच्छा, 650 mm ऑफ Hg प्रेशर है, तो पहला प्रेशर दिया हुआ है इनिशियल, अब उसका P1 लिख देता हूँ। ठीक है, पहला वॉल्यूम दिया हुआ था V1 लिख दिया, प्रेशर पहला दिया हुआ P1। अब इफ इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू, अब प्रेशर पहले कितना था 650, अब फाइनल प्रेशर कितना हो गया, हमें पता है फाइनल प्रेशर के लिए हम P2 लिखते हैं। अब फाइनल प्रेशर हो गया 325। कैलकुलेट व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, कि इसका नया वॉल्यूम क्या होगा। नया वॉल्यूम मतलब फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम को हमें पता है किससे शो करता है V2 से। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है, उसने इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है, पहला वॉल्यूम इब्तिदाई वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है कि पहले 350 वॉल्यूम था और प्रेशर 650 था। अब उसका प्रेशर जो फाइनल है 325 हो गया है, बताओ उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये हमने सॉल्व करना है। तो हमारे पास डाटा क्या आया, V1 350, फिर P1 क्या आया 650 mm ऑफ Hg, और P2 हमारे पास क्या आया 325 mm ऑफ Hg, और V2 हमारे पास क्या आया, ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूँ। अब बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या थी, याद है, हमने पढ़ा था कि अगर दो प्रेशर दो वॉल्यूम दिए गए हो तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, P1 V1 is equal to P2 V2। ये दो हम इक्वेशन क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं। अब उसने P1 V1 is equal to P2, अब उसने P1 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ V2। तो हम क्या करते हैं, V2 को इधर ही रहने देते हैं, और ये P2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P2। तो अब आप देखो ये इक्वेशन बन जाएगी V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइड बाय P2। समझ आई इस चीज की। देखो ना बच्चों, ये V2 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, P1 V1 अपनी जगह।
अब हमने फाइंड V2, जो चीज हमने फाइंड करनी होती है वो हम एक तरफ रखते हैं, तो ये चीज हमने फाइंड करनी है ये एक तरफ रखते हैं, ये हमें पता है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये P2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी जगह लेके जाते हैं तो बताओ क्या होता है, डिवाइड होता है। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी जगह जाके क्या हो जाती है, डिवाइड। तो यहाँ पर P2 आ जाएगा। तो ये देखो ये वाली इक्वेशन उसने लिखी हुई है, तो V2 इज इक्वल टू P1 V1 P2। अब P1 की जगह आप 650 P1 की वैल्यू पुट कर दो, और V1 350 दिया हुआ उसकी वैल्यू पुट कर दो, और P2 325 दिया हुआ उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो हमारे पास अगर आप इसको ज़रब करके इसको सॉल्व करोगे, पहले आप ज़रब कर देना, ठीक है, फिर उसको तकसीम कर देना, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 700 सेंटीमीटर। अब एक बात नोट करिए कि 650 प्रेशर था तो वॉल्यूम कितना था, 350। अब प्रेशर 325 यानी प्रेशर कम कर दिया, तो देखो वॉल्यूम कितना हो गया, 700। तो यही बॉयल्स लॉ हमें बताता है कि अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ये भी सेम वही एग्जांपल है। 78 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस, वॉल्यूम उसने V1 दे दिया, was enclosed in a container under a pressure, पहला प्रेशर उसने दे दिया P1। if volume is reduced, अब उसने वॉल्यूम भी दे दिया V2, प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर उसने नहीं दिया। पिछले वाले में उसने वॉल्यूम पूछा था कि वॉल्यूम क्या होगा, इसमें उसने पूछा है कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। ये बात क्लियर हो गई, पहला वाला इनिशियल वॉल्यूम V1 हो गया, पहला इनिशियल प्रेशर P1 हो गया, फाइनल उसने वॉल्यूम दे दिया कि भाई अब 350 फाइनल वॉल्यूम, तो बताओ उसका फाइनल प्रेशर क्या होगा, P2। तो पहले हम वैल्यूज लिख लेंगे, V1 785, P1 600 मिली mmFHg, वॉल्यूम भी दिया हुआ, P2 प्रेशर फाइंड करना है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज करो बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ इक्वेशन, वही P1 V1 P2 V2, इनके दो प्रेशर दिए हैं, दो वॉल्यूम, तो ये फार्मूला में सही है, यही फार्मूला आएगा। अब जब हमने V2 मालूम करना था तो P2 हम उधर ले गए, तो अब हमने क्या मालूम करना है, P2, तो P2 यहीं रहने दें, ये V2 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू बन जाएगी प्रेशर टू P2 इज इक्वल टू P1 V1, ये डिवाइड किससे हो जाएगा, V2 के साथ। अब P1 की वैल्यू लिख दो 785, V1 की वैल्यू आ जाएगी 600, और V2 की वैल्यू आ जाएगी 350। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.77 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि अब एक और बच्चों एक इसमें एक चीज देखने की है, जब हमने इसका प्रेशर निकाला 350, तो ये इसका आंसर आया 1345.7 mm ऑफ Hg। अब mm ऑफ Hg है, प्रेशर हमें पता है कि प्रेशर हम किसमें फाइंड करते हैं, ATM, एटमॉस्फेयर में। तो अब हम इसमें को ATM में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1345 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 760 के साथ, क्योंकि हमने किसमें कन्वर्ट करना है, ATM के अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसके लिए हमने इसको किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, 760 के अंदर, तो ये हमारा आ जाएगा ATM प्रेशर। यानी मैं आपसे कहूं कि बच्चों मुझे प्रेशर चाहिए ATM के अंदर, अब आप ये सॉल्व करके इतना यहाँ तक आ जाए कि ये आ गया आंसर, ठीक है, क्योंकि पहला प्रेशर इसने दिया हुआ है mm ऑफ Hg। चलो ठीक है, यहाँ तक आंसर आ गया। अब मैं आपसे कहूँ मुझे ATM के अंदर जवाब चाहिए, प्रेशर किसके अंदर चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, मुझे mm ऑफ Hg नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको यहीं से 760 के से डिवाइड कर दो, 760 के साथ जब इसे डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 ATM किसके बराबर होता है, 760 के बराबर, जब इसको 760 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.77। अगर मैं ATM में ना पूछूं तो फिर आपका जवाब यहाँ तक भी सही होगा। हमारा ये दो एग्जांपल्स हैं, सिंपल से एग्जांपल है, आपको इक्वेशन पता हो, बॉयल्स लॉ की हम पढ़े तो आप इसका जवाब आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल आपने देखा होगा कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इतने है,
वो डॉक्टर के पास भी चेक करने जाते होंगे तो वो टेम्परेचर आपका देखता है बॉडी का कितना हो गया। तो एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल मुतारिफ करा गया। लॉर्ड केल्विन इंट्रोड्यूस, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और केल्विन स्केल, जिसने केल्विन स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया था। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टेट्स स्टार्ट होता है 0 केल्विन से और -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक स्केल है ये वाला। अब इसका एक हिस्सा जो स्टार्ट हो रहा है, अब जो एक हिस्सा स्टार्ट हो रहा है 0 केल्विन के साथ, केल्विन में टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, और ऐसा ही, और एक हिस्सा उसका स्टार्ट हो रहा है यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, which is given the name of absolute zero। इसको हम absolute zero कहते हैं। 0 केल्विन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिग्री, ये है सेंटीग्रेड, सेल्सियस स्केल है, डिग्री सेंटीग्रेड आपने लफ्ज सुना होगा, तो ये है डिग्री सेंटीग्रेड और ये है केल्विन के। तो 0 केल्विन किसके बराबर है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस को एब्सोल्यूट जीरो कहता है। तो इट इज द टेम्परेचर, ये ऐसा टेम्परेचर है इट विच एन आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम। इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो क्यों कहते हैं, वो कहता है ये ऐसा टेम्परेचर है जिसके पास, जिसके ऊपर वो जो आइडियल गैस होती है उसका वॉल्यूम 0 होता है, यानी ऐसी आइडियल गैस जिसका वॉल्यूम 0 हो, उस टेम्परेचर को हम कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। इट इज द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम as both scales have equal degrees range, therefore 0 केल्विन किसके बराबर है, अभी मैंने बताया ये वाला, अगर इससे मैं कंपेयर करूं 0 केल्विन किसके बराबर है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 273 केल्विन इज इक्वल टू, तो ये जो ऊपर वाला 0 273 केल्विन होगा वो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मैं आपसे कहूं कि 273 केल्विन टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस के बराबर होगा, तो आप कहोगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं कहूँ 0 केल्विन है तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड, आप कहोगे -273। तो ये एक स्केल इसने प्रोड्यूस किया। कन्वर्जन ऑफ केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा कैन बी, यानी अगर आपका टेम्परेचर केल्विन में दिया गया हो और मैं आपसे कहूं कि उसको आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें, यानी आपका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 32 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं कहूं आप इस टेम्परेचर को सेल्सियस की बजाय केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे कि हमें पता है कि जो 273 केल्विन होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप क्या करोगे 273 केल्विन है, 273 को जमा कर देंगे 32 से, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा केल्विन के अंदर, ठीक है। 273 को जमा कर दोगे 32, तो आपका जवाब आ जाएगा केल्विन के अंदर। अगर केल्विन के अंदर दिया गया हो, फॉर एग्जांपल केल्विन के अंदर दिया गया है, जैसे केल्विन के अंदर दिया गया है 372 केल्विन, और मैं आपसे कहूं कि इसका डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, तो अब आप क्या करोगे 372 केल्विन में से, ये मतलब डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 को आपने क्या करना है ना, माइनस कर देना, अब आपका जवाब आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। यानी टेम्परेचर केल्विन अगर आपने फाइंड करना है केल्विन के अंदर, तो आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया गया होगा उसको जमा किससे कर दोगे, 273 से। अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है और टेम्परेचर उसने दिया है केल्विन में, तो उसको माइनस कर दोगे 273 से। समझ आई? दोबारा देखो, अगर टेम्परेचर उसने डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है 32 फॉर एग्जांपल डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, और वो कहता है इसको केल्विन में तब्दील करो, तो आप लिखोगे टेम्परेचर केल्विन इज इक्वल टू, जो भी टेम्परेचर उसने डिग्री सेंटीग्रेड में दिया आप यहाँ लिखोगे 32, और फिर उसको जमा कर दोगे 273 से, तो वो किस में आ जाएगा आपका जवाब, केल्विन में। हाँ, अगर आपका टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन के अंदर 373 केल्विन,
और आपसे कहे कि इसको डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 373 केल्विन लिख दोगे जो दिया गया है, और उसको सिर्फ माइनस कर देना है 273 से, तो उसका जवाब आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपकी एक असाइनमेंट है कि कुछ टेम्परेचर आप अपनी तरफ से लिखें और उसको केल्विन में तब्दील करें, फिर डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज तक के लिए हमारा इतना ही टॉपिक।